आप बैठे, मैं उनका पता करके आता हूँ। पता नहीं करना है, उसके घरवाली को जल्दी बुला ताकि मैं उसका अमानत दूँ और जाऊँ, बहुत दूर पहुँचना है मुझे। ठीक है खान साहब। कौन आया है? एक खान साहब आए हैं, डॉक्टर साहब से मिलना है। तुमने उन्हें बताया नहीं वो लाहौर में है? बताया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने वापस अपने गांव जाना है, दोबारा नहीं आ सकते। उन्होंने डॉक्टर साहब को पैसे देने हैं, वही देने आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए बैठिए खान साहब। सॉरी, हैदर तो नहीं है, वो लाहौर गए हैं। आप उनके पेशेंट हैं क्या? नहीं, वो हमारा मरीज है, हम आए हैं उसके इलाज के लिए। तुम्हारे घर वाले ने हमारी बेटी के साथ जुल्म किया है। खान साहब, अस्पताल के इश्यूज अगर अस्पताल में हों तो अच्छा है, ये हमारा घर है। हैदर वैसे भी 2 बजे तक आ जाएंगे, आप अस्पताल जाएं, आप वहीं मिल लीजिएगा उनसे। मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ, आप हमारे मेहमान हैं, नाश्ता करके जाइएगा। बैठ जाओ। हमारा तुमसे कोई मामला नहीं है, आराम से बैठ जाओ। मिर्जान खान बेटियों पे ना हाथ उठाता है ना आंख। हमारा मामला तुम्हारे घर वाले से है। खान साहब, डॉक्टर जानबूझ के अपने पेशेंट का नुकसान नहीं करते, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपना फ़र्ज़ अदा करने की। ये बस अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह के आगे तो हम बेबस हैं। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ, लेकिन यकीन करें हैदर ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो पूरी कोशिश की है। उसने पूरी कोशिश की है कि मेरी बेटी बर्बाद हो जाए, मगर खुदा ने उसके मुंह पे मट्टी डाली थी, इसलिए वो बर्बाद नहीं हुआ। ये इलाज का मामला नहीं है, किरदार का मामला है। तुम्हारे मर्द की बदकिरदारी की बात करने आया हूं। शहरजाद को जानती हो? तुम्हारे शौहर का खाला का बेटी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। आप हैदर आएंगे तो उनसे मिल लीजिएगा, वो 2 बजे अस्पताल पहुँच जाएंगे। प्लीज़ खान साहब, मैं किसी शहरजाद को नहीं जानती। बैठ जाओ। मैं बताता हूँ तुम्हें कि शहरजाद कौन है और उसके साथ क्या हुआ। कुछ बता कर गए? कहाँ गए हैं वो? मैं खुदा के कलाम पर हाथ रख कर कहता हूँ, मैंने लाला पर हमला नहीं किया और ना ही कराया। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर खुदा का अजाब नाज़िल हो। अब भी अगर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता, फिर वो जाने और खुदा जाने। हमारे गांव में जब कोई गलती करता है तो उसके घर के बड़ों और बुजुर्गों से बात की जाती है कि वो उसको समझाएं। अगर उसको अपने बड़ों की बात समझ में नहीं आती तो फिर पूरा गांव मिलकर उसको ऐसे समझाता है कि मरते दम तक गलत काम का ख्याल नहीं आता उसे।
तुम बड़ी हो इस घर की, इसलिए अलहदगी में बात कर रहा हूं तुमसे। हाजी साहब, मैं इस कहानी पर कैसे यकीन करूं? यह कहानी नहीं है, सच है। फिलहाल तो सिर्फ कहानी और इल्ज़ाम ही है। आपके पास क्या सबूत है कि हैदर ने ऐसी हरकत की है? हमारी शादी को 8 साल होने वाले हैं और आप पहले आदमी हैं जो उस पर ऐसा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चले मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त हुआ था जब मैं हैदर की ज़िंदगी में नहीं थी और मेरा हैदर के माजी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में हर इंसान का माजी होता है और अगर माजी को याद करके सजाएं देना शुरू हो जाए, ऐसे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तुम्हारे मर्द का माजी बहुत गंदा, बदबूदार और बद किरदार है। मुझे आपसे कोई मज़ीद और बात नहीं करनी। प्लीज़ आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। दुनिया में सिर्फ बीवी एक वाहिद औरत होती है जो अपने मर्द को उसकी माँ से ज्यादा जानती है। तुम भी अपने मर्द को बड़ी अच्छी तरह से जानती हो, मगर तीसरे आदमी के सामने मानने को तैयार नहीं। अच्छी तरह मालूम है तुम्हें तुम्हारे मर्द का किरदार क्या है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरा शौहर एक अच्छा इंसान है और आप मेरे दिल में उसके लिए शक पैदा करने की कोशिश मत करें प्लीज़। मेरी सारी जिंदगी लोगों को देखते, परखते और सुनते गुजरी है। अंग्रेजी उर्दू तो नहीं पढ़ सकता हूं मां, लेकिन लोगों के चेहरे और चेहरों पर लगी आंखें जरूर पढ़ सकता हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना होता तो इस वक्त तुम्हारी आंखों में नमी नहीं, अंगारे होते मेरे लिए। कब का निकाल चुकी होती तुम मुझे इस घर से। 1 घंटे से बैठकर मेरी बात ना सुन रही होती। क्यों सुन रही हो मेरी बात, बोलो। इसलिए कि आप मेरे घर आए हुए हैं और मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि घर आए हुए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। हमें हमारी माँ ने यही सिखाया है कि जो मर्द औरत का इज्जत नहीं करता है, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर हमला करता है, ना वो अच्छा बेटा है, ना भाई है, ना बाप है, ना घर वाला है और ना ही अच्छा इंसान। वो एक दरिंदा, और ऐसे दरिंदे को खुला छोड़ना ना ही मेरी आदत है और ना ही तरबियत। तुम अपनी तरबियत से मजबूर हो, मैं अपनी। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। खाला ने कुछ बताया? कैसी तबीयत है उस पागल की? पागल वो नहीं, हम हैं जो समझ रहे हैं कि हिकमत ने हमला किया है हिलमत पर। हिकमत ने मेरे सामने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम दी है। मुझे उस पर यकीन है। हिलमत पर हमला किसी और ने किया है। हमें क्या, किसने हमला किया? परेशानी तब थी अगर हिलमत मर जाता। जिंदा है तो हमें क्या, किसने हमला किया किसने नहीं किया। मुझे शक है किसने किया है ये सब। किसने? मस्ताने ने। जरसांगा बता रही थी कि हिलमत का पेट भी वैसे ही काटा गया है जैसे मेरे असदुल्ला का काटा था मस्ताने ने। उस वक्त से मैं इसी बात पर सोच रही हूँ। मेरा शक उसी तरफ जा रहा है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मस्तान काका का क्या लेना देना हिलमत से? वो क्यों मारेगा उसे? मुझे पता है क्यों मारा है उसने उसे। क्यों मारे? मुझे भी बताओ, कुछ मुझे भी पता चले। चल जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। पहले जरा इस मस्ताने का तो पता कर लूं। बादाम गुल से कहो बुला कर लाए उसे फौरन।
सोच रही है इस्लामाबाद की शहरजाद कि ये कैसा नामुराद और जिल्लाद बेटा है जो अपनी माँ के आने पर ना उससे बात कर सका और ना कोई तसल्ली दे पाया। उस एक लाश की तरह आंखें बंद करके लेटा रहा। माँ उसके सरहाने बैठी दुआएं करती रही और वो बदबख्त उसे सुन्नत का सलाम भी ना कर सका। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। तो फिर क्या सोच रही हो? हैदर के बारे में। क्यों सोच रही हो जब मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है कि अब वो आदमी तुम्हारी नहीं मेरी परेशानी है। और मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो फिलहाल यही है कि मेरे जख्म भरे और उससे जख्म मिले जिसने तुम्हें जख्मी किया। लसपीरान का यतीम हिलमंद उसे इस शहर की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के ना मारे तो कहना कि मेरे जिस्म में शहीद नसरुल्लाह खान का नहीं किसी और का होना। मैं उसे मारना नहीं चाहती हिलमंद, उसकी ज़ियादतियों का हिसाब लेना चाहती हूँ। जो कत्लो गारत से उलझन होती है मैं उसे एक्सपोज करना चाहती हूँ, एक्सपायर नहीं। कत्लों से मसले हल नहीं होते, खून के धब्बे खून से नहीं धुल सकते। धुल सकते हैं, धुल सकते हैं, बस धोने वाला धोबी पहुंचा हुआ कारीगर होना चाहिए। उसे ये मालूम हो कि इंतकाम का कितना साबुन और इंसाफ का कौन सा सोडा डालना है कि सारे धब्बे धुल जाएं। रूह की चादर इतनी उजली हो जाए कि आईना बन जाए, या फिर लहरों पर तैरने वाला वो सफीना बन जाए जिसे ना किसी तूफान का डर और ना किसी आंधी का खौफ। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं अव्वल खान भाई आया है, तुम्हें बुला रहा है। खैरियत? पता नहीं। मैं बात करके आती हूँ। भाई, अव्वल खान भाई, यहाँ तो रिश्तेदारियां हो रही हैं, ताल्लुक पक्के हो रहे हैं। तुम कब पक्के होगे बदबख्तो? भर जाओ मेरे जख्मों, भर जाओ, नहीं तो मैं तुम पर नमक डालना शुरू करूंगा। फिर ना कहना हिलमंद हम पर नमक छिड़कता है। हैदर के घर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह खैर करे। सब खैर होगी, तुम फिक्र न करो। आज ये सियान आदमी है, उसे मालूम है कि किसको जुबान की मारनी है और किसको दिमाग की, किसको गुड़ से कत्ल करना है और किसको गोली से। 100 सियाने कौम के दिमाग को मिलाने से एक मशर बनता है। मशर समझती हो ना क्या होता है? वो जो जरगे में बैठते और फैसला करते हैं। 100 सियाने कौम को मिलाने से एक मशर बनता है और 1000 मशरान के दिमाग मिलाने से एक हाजी मरजान बनता है। डॉक्टर के घर जाके वो उसको जलील ख्वार करेगा। अव्वल खान, लसपीरान का इंसाफ और कानून यहाँ नहीं चलता। आज ये कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि वो करने क्या जा रहे हैं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो तुम्हें क्यों बताता कि तुम्हारे एहसान का बदला कैसे देना है? मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी पर। तुमने हिलमन को बचाया है। तुम न होती तो वो बदबख्त उधर ही गांव में मर जाता। इधर वो मर जाता
और उधर हाजी मरजान का घर बैठ जाना था। अब हाजी ने तो तुम्हारे साथ हिसाब किताब बराबर करना है ना। हिसाब बराबर करने के चक्कर में मामला ख़राब हो जाए। मेरी तो खैर है, लेकिन तुम सब ना फंस जाओ। नहीं फंसेंगे, जब फंसेंगे तो फिर सोचेंगे। वो पता नहीं क्या जो फंसने से पहले सोचे। उस डॉक्टर ने तुम्हारे साथ उल्टी बात की थी, अब उसको सीधा करना हमारा फर्ज है। औरत को कमजोर समझने वाले और उस पर हाथ उठाने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम भी तो जरगोना पे हाथ उठाते थे। ये डॉक्टर का घर वाली है। जो कुछ तुमने मुझे बताया मैंने बोल दिया इसको। मिलना चाहती थी तुमसे। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि इसके दिल में शक ना आए कि इसके बेगुनाह घर वाले को लसपेरान से कुछ गुंडे आके मार गए। मैं बाद नमाज पढ़, तुम कर लो इसके साथ कचहरी। इतने साल बाद तुम्हें क्यों याद आया है कि हैदर ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की थी? हैदर ने की थी, तुमने नहीं। इसलिए मुझे बैग दिखाने के बजाय अगर तुम मेरी तरफ चेहरा करके सवाल करोगी तो मुझे जवाब देने में और तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुनने में आसानी होगी। तुम्हें अब क्यों याद आया है? याद तो वो लम्हा आता है ना जो भूल गया हो। मैं वो कभी भूली ही नहीं। वो बेबसी, वो कमजोरी, मुझे आज भी अपनी गर्दन पे उसके ताकतवर हाथों की गिरफ्त महसूस होती है। मुझे जज्बाती डायलॉग्स नहीं, फैक्ट्स बताओ। इसका मतलब तुम फैक्ट्स के नाम पर मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन का पोस्टमार्टम करना चाहती हो? मुझे सिर्फ सच जानना है। सच तो तुमने अपनी जात के किसी अंधेरे कोने में छिपा दी। ठीक है, मैं रोशनी डाल देती। शायद इस अंधेरे में तुम्हें कुछ नजर आ जाए। स्कूल का आखिरी दिन था। इतनी गहमा गहमी थी कि मुझे 2 बसें बदल के घर आना पड़ा। इतनी थकन थी कि सहन के दरख्त से ही फल तोड़ के खाना शुरू कर दिया मैंने। हालांकि घर पे सेब का दरख्त लगा हुआ था। इन सब गैर ज़रूरी डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। इन डिटेल्स में तुम्हें वो 15 साल की शहरजाद नजर आएगी जिसे तुम देखने से कतरा रही हो। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ही सो गई थी।
आंख तब खुली जब हैदर का हाथ मेरे मुंह पे होने की वजह से मेरा दम घुटने लगा। हैदर की जगह कोई जानवर था या हैदर वही जानवर था जिसे मैं अपना भाई समझती? मेरा अब भी वही सवाल है कि तुम उस वक्त क्यों चुप रही थी और ये सब अब क्यों बता रही हो? एक 15 साल की लड़की उस दरिंदगी का क्या जवाब दे? मैं अब इसलिए बता रही हूँ, तुम यकीन करो या ना करो, अब इसका वजन तुम्हें उठाना। अगर हैदर ऐसा था तो तुम्हारी निगाह ने उसे पहचाना क्यों नहीं? पता मुझे क्या लगता है, ये जो मिथ है ना, ये पूरी प्लानिंग के साथ हमारे दिमाग में डाली जाती है कि हर औरत एक मर्द की निगाह पहचानती है, उसका दिल पहचानती है। अगर ऐसी बात है तो क्यों इतनी सारी औरतें अपने ही घरों में कत्ल होती हैं? क्यों अपने आसपास के लोगों से ही ज्यादती और जुल्म का शिकार होती हैं? इस दुनिया में कौन है जो गलती नहीं करता? तुमने कभी ये गलती की? तुमने कभी किसी मर्द के मुंह पे हाथ रख के उसको बेबस किया? कभी किसी की गर्दन दबोची है? कभी किसको धक्का देके दीवार में मारा? अंधेरे का फायदा उठाया तुमने कभी? नहीं किया ना? ना तुमने ना मैंने कभी ये किया। जो हैदर ने किया वो गलती नहीं थी। अगर तुम्हारी अपनी बेटी के साथ ऐसा होता तो तब भी तुम यही कहती, उस आदमी से गलती हो गई। मेरी बेटी को दरमियान में मत लाओ। वो तो पहले से ही दरमियान में है। हम यही सोच के चुप कर जाते हैं कि हमारी औलाद पे बुरा असर न पड़े, लेकिन इंसाफ का यही तकाज़ा है। जिस जुल्म से हम मुंह मोड़ते हैं ना, वो एक ना एक दिन हमारे घरों की दीवारें तोड़ के हलक तक आ जाता है। ऐसा ना कुछ हुआ है और ना होगा। मुझे भी यही लगता था, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हैदर ने कर दिया। तुम सोच सकती हो कि कितनी शर्म और इतनी अजियत से गुजरी होगी मेरी जिंदगी। जिस सोसाइटी में हमें बताया जाता है कि आपके कपड़े, आपकी हंसी, आपका रवैया ही वजह होगा, वहां कैसे कोई कुछ कहे? ना कोई मेडल मिलता है, ना ही इज्जत, बल्कि हमारी ही इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मुझे भी चुप करवा दिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले जब हैदर ने फिर से अपनी बदसूरती दिखानी चाहिए, तो मुझे एहसास हुआ कि खाला और मेरी खामोशी। खाला? क्या मतलब है तुम्हारा? वो जानती थी। नहीं, मैं नहीं मानती है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि चुप कर जाओ वरना तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। उससे कोई शादी नहीं करेगा। माँ बाप तो नहीं थे, फिर घर से निकाली गई तो जो एक बार हुआ है वो बार बार होगा, और कई लोगों के हाथों से होगा। स्कूल की उम्र में ये सुनना कैसा लगता है समझ सकती हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में सब आया, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। मेरा घर, इस घर में तुम जिस आदमी के साथ रहती हो, इस घर का मतलब ही मालूम है। मैं भी स्कूल से अपने ही घर गई थी, सख्त धूप थी, तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम मेरे जहन से वो चलती दोपहर निकालता तो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये यहाँ क्या कर रहा है? आपका इंतज़ार, खान साहब आपका कर्जा देने आए हैं। क्या हाल है खान साहब? हमारा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा खराब होने वाला है।